इस स्वतंत्रता दिवस रेडियो उड़ान देगा आपको एंटरटेनमेंट का खजाना 7 से 11। 7 बजे सुनिए लाइव ट्रांसमिशन में अपने फेवरेट आरजेस को और उनसे करिए अपने दिल की बात सीधे स्काइप के थ्रू। हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान। 9 बजे सुनिए एक नाटक देश के नाम और 10 बजे खेलिए एक गेम शो। इस गेम शो में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें मेल करिए mail@radioudan.com पर। तो हुआ ना एंटरटेनमेंट का खजाना। तो इस स्वतंत्रता दिवस आजादी को दीजिए एक नई उड़ान रेडियो उड़ान के साथ और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लो आ गई नई आजादी। मगर बताओ तो सही, कौन सी है ये नई आजादी? ये आजादी है हमें और भी करीब से सुनने की। वो कैसे? वो ऐसे कि अब आप हमें सुन सकते हो हमारे ऑफिशियली एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। तो आज ही डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और आनंद लें एक नई आजादी का। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रोग्राम एक मुलाकात में। एक मुलाकात एक ऐसा अनूठा शो जिसमें आपको तमाम हमारी कम्युनिटी की पर्सनैलिटी से मिलाया जाता है और आपको उस बात से रूबरू करवाया जाता है कि कौन सी बातें अहम होती हैं उस मकाम तक पहुंचने के लिए जिसका हमेशा हम ड्रीम करते हैं, जिसके बारे में हमेशा हम सोचते हैं। और क्या वाकई डिफरेंट स्ट्रीम्स में जाना एक चुनौती है? हम जा सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हमारी पर्सनैलिटी से आपको मिलते हैं। एक कोट मुझे याद आता है कि नोबडी इज वाइज बाय बर्थ, विजडम रिजल्ट्स ऑफ वन ओन एफर्ट्स। तो आज की पर्सनैलिटी हमारी बहुत खास है और तमाम लोगों ने आपने सुजेस्ट किया है और एक लंबे अरसे से आपकी ख्वाहिश थी इन पर्सनैलिटी से रूबरू होने की। इन्होंने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आज हम उनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे, उनकी सक्सेस के बारे में बात करेंगे और सोसाइटी में जो डेवलपमेंट हो रही है हमारी कम्युनिटी में, उन पर बातें करेंगे। So ladies and gentlemen, please welcome today's personality, very eminent and worthy personality, Mr. A.K. Mittal ji. Sir, welcome to the एक मुलाकात। सबसे पहले रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं के लिए मेरा हार्दिक अभिवादन और नमस्कार। आपके एंकर साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस करते हुए मुझे एमिनेंट पर्सनालिटी के तौर पर एड्रेस किया है। मैं सबसे शुरू में मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, अर्ज करना चाहता हूं कि मैं कोई एमिनेंट पर्सन नहीं हूं। आपकी तरह आपके साथ आपके ही समान हूं। आप सबके साथ मिलकर हम सब आगे बढ़े हैं। उस आगे बढ़ने का ही मैं अपने आप को एक छोटा सा हिस्सा मानता हूं, कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी नहीं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड रिमार्क्स। जी सर, मैं जैसे रिपोर्ट तैयार कर रहा था, मैं थोड़ी सी ए.के. मित्तल साहब के बारे में बातें बताऊं कि मैं बहुत सारे लोगों से बात की इनकी लाइफ के बारे में, खोज करने में, रिसर्च करने में, रिपोर्ट तैयार करने में कि ए.के. मित्तल साहब के बारे में कुछ और जानूं ताकि मैं इनसे बात कर सकूं प्रॉपरली। और आपका ये बड़प्पन है कि आप ये विचार दे रहे हैं, लेकिन आई वॉज एस्टोनिस्ड कि आज की डेट में पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ी मेरे बारे में जानने के लिए। लेकिन आज मैं बताऊं आपको कि आज की डेट में बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया, अगर हमारी कम्युनिटी में सबसे इंटेलिजेंट एक आदमी चुनना हो तो वो आज की डेट में ए.के. मित्तल साहब हैं। तो इससे बड़ी ये तो बड़ी फ्लैचरिंग बात आपने कही। हाउ आई विश कि ये बात सही होती, परंतु ये तो भाई बड़े बड़े लोग हैं, बहुत तरह तरह के लोग हैं। बिल्कुल, लेकिन ये तो मैं ये बताया है जी, उनका मैं धन्यवाद कर सकता हूँ। जी बिल्कुल सर, एक ने नहीं कईयों ने। बाय द वे, लेट्स मूव टू द आवर इंटरव्यू। राइट।
तो सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। कब आपकी ये डिसेबिलिटी का कब से आपको ये ब्लाइंडनेस हुई और कब से आप आपके जो पर्सनल चाइल्डहुड के बारे में और आपकी लाइफ के बारे में। देखिए, मेरी लाइफ के बारे में जब हम बात शुरू करते हैं तो बहुत पुरानी बात है। लगभग 1950 में जब मैं 2 साल का था तब मुझको ये डिसेबिलिटी या ये इस चैलेंज का सामना हुआ। अब तो याद नहीं है उस समय के बारे में जी। पर मुझे बताया गया मेरे पेरेंट्स के थ्रू कि मुझे मेनिंजाइटिस का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से शुरू में एक आंख खराब हुई और फिर दोनों आंखें समाप्त हो गई, टोटली ब्लाइंड उसका नतीजा हुआ। और टेक्निकली मुझे जो प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से ये डिसेबिलिटी या ब्लाइंडनेस हुई, उसे हम ऑप्टिक एट्रोफी कहते हैं, मतलब ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं उनका पैरालिसिस। तो ये बात है 1950 की। आपके साथ ये भी शेयर करता चलूं कि वो भी इसलिए हुआ कि मेरे फादर उन दिनों में आर्मी में थे और आर्मी ने उन दिनों वो जम्मू कश्मीर में सेटल में पोस्टेड थे और हम लोग अपने होम टाउन बिजनौर में थे। कहना मैं चाहता हूं कि ये डिसेबिलिटी का एक कारण उस समय उस छोटे से कस्बे में प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी का न मिलना भी रहा। और इस बात को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि बहुत सी ब्लाइंडनेस हमारी कंट्री में ऐसी ही होती है कि अगर प्रॉपर टाइमली अटेंशन मिलता तो शायद वो डिसेबिलिटी प्रिवेंट की जा सकती थी जी। तो आगे चलें। 1950 के बाद अगर मेमोरी लेन के डाउन मेमोरी लेन भी जाएं तब भी कुछ नहीं याद आता, परंतु ऐसा कुछ आभास है कि अगले 3-4 साल वही प्रोसेस चलता रहा जो सबके साथ होता है, रनिंग फ्रॉम वन डॉक्टर टू द अदर, रनिंग फ्रॉम वन पर्सन हु कैन हेल्प टू अनदर। मतलब ये समझो कि डॉक्टर से लेके और क्वैक तक, ओझा जी तक सब टेस्ट कर लिए। और जब 3-4 साल बाद ये पता लगा कि इस कठिनाई का, इस प्रॉब्लम का कोई इलाज नहीं है, तब मेरे पेरेंट्स के सामने सवाल ये बहुत बड़ा खड़ा हुआ। ये बात है 1953-54 की कि अब इसका किया जाए। क्या पढ़ाया जा सकता है ब्लाइंड बच्चे को? क्या ये हमारे दूसरे बच्चों की तरह कुछ कर पाएगा? तो उस समय एक बड़ा आपके लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहता हूं, एक बड़ा एक तरह का मेरे लिए मिरेकल सा हुआ। और वो ये कि मेरे फादर जो तब तक आर्मी से रिटायर होके दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आ गए थे काम करने के लिए, तो उनको उनके ऑफिस पे किसी ने बताया कि अच्छा तुम्हारा बच्चा ब्लाइंड है, तुम ऐसा करो, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक ब्लाइंड ऑफिशियल है जिसका नाम है लाल अडवाणी, उनसे जाकर मिलो और उनसे तुम कुछ गाइडेंस लो। तो भाइयों बहनों, मुझे अब बात याद आती है, मतलब ये बात याद है कि किस तरह से जब मैं 6-7 साल का था, करीब दोपहर को 3:30-4 बजे मुझे लाल अडवाणी साहब के ऑफिस में ले जाया गया। बड़ा घबराया सा समय में था, मतलब वो इट इज सो विविड इन माई माइंड। तो लाल अडवाणी साहब ने मुझको अपनी पॉकेट वॉच दिखाई। पॉकेट वॉच पे कहा, भाई इसे गिनो, कितने बिंदु हैं ये? मैंने कहा 2 हैं। उन्होंने कहा गलत, 3 है। तो खैर इस तरह से वो एक तरह की बहुत छोटी सी और बड़ी घबराहट में शुरुआत हुई मेरी इंट्रोडक्शन की एजुकेशन के इसी सेटअप से। तो तब लाल अडवाणी साहब ने, टू मेक मैटर शॉर्ट, टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अडवाणी साहब ने मेरे पेरेंट्स को ये कहा कि देखो, इसको जहां तक हो सके
किसी ब्लाइंड स्कूल में अगर भेजोगे तो बहुत सोच कर भेजना, अदरवाइज कोशिश करना कि साइटेड बच्चों के स्कूल में ही इसको एजुकेट किया जाए। वो शायद उन्होंने इसलिए कहा होगा कि तब ब्लाइंड स्कूल्स की हालत बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। तो उन्होंने 2 काम किए जिसकी चर्चा यहां करना चाहूंगा। एक तो ये कि लाल अडवाणी साहब ने मुझे एक अपनी स्लेट दी, अपनी पर्सनल राइटिंग स्लेट। वो साथियों छोटी सी स्लेट होती थी, 7 लाइन्स की स्लेट थी वो, जिस पर 2 लाइन्स का गाइड होता था और एक गाइड में 28 सेल्स होते थे। वो मुझे अभी तक याद है। और उस स्लेट पे, उसे मैरिक स्लेट कहते थे, लंदन में RNIB की वो स्लेट होती थी। वो स्लेट उन्होंने मुझे दी कि इस पर इसको ब्रेल, तब मैंने पहली बार ब्रेल शब्द सुना, ब्रेल लिख सकते हो। और साथ में उन्होंने दिया मुझको अपना पर्सनल चेस बोर्ड कि ये इस तरह से तुम चेस भी खेल सकोगे। अब सवाल ये आया कि स्लेट तो आपने दे दी, मैं सीखूंगा कहां ब्रेल? तो तब लाल अडवाणी साहब ने मेरी दूसरी बड़ी मदद की। उन्होंने हमें रेफर किया दिल्ली के एक स्कूल में, पचकुनी रोड पर वो स्कूल था, वहां पर एक टीचर, ब्लाइंड टीचर के पास, कि उनसे आगे की तुम अब जानकारी हासिल करो। मेरे पेरेंट्स को कहा, वहां हम गए। उन टीचर का नाम आज मैं बहुत सम्मान से हमेशा ही लेता हूं, आज भी आपके रेडियो पर भी लेना चाहूंगा। उनका नाम श्री बोधराज जी था, जिन्होंने, जो मेरे पहले टीचर हर तरह से थे। वैसे तो लाल अडवाणी जी को मैं बहुत बड़ा अपना टीचर मानता हूं। तो बोधराज जी ने ब्रेल सिखाई, और ब्रेल सीखने का भी सिस्टम ऐसा हुआ फ्रेंड्स की, पहले मेरी माता जी ने ब्रेल सीखी मास्टर जी से, और फिर माता जी ने मुझको ब्रेल सिखाई। तो इस तरह से 1954-55 से मेरा ब्रेल सीखने का ये क्रम शुरू हुआ। और वो ऐसा शुरू हुआ कि हम आपको बताएं, 1957-58 तक जब मैं स्कूल नहीं गया था, क्यों नहीं गया था वो भी कहानी अभी आऊंगा, अगर महाजन जी उसका टाइम देंगे तो। बिल्कुल, हमारे पास टाइम है जी। तो तब 57-58 तक जितनी ब्रेल की किताबें देहरादून में सेंट्रल ब्रेल प्रेस में छपती थी, वो सब लगभग मैं पढ़ा करता था। जरा कल्पना कीजिए, वो 10-11 साल की उम्र में मैंने सेंट्रल ब्रेल प्रेस में प्रेमचंद जी का उपन्यास निर्मला छपा था जी। वो उपन्यास भी पढ़ लिया था, पता नहीं कितना समझा होगा या कितना नहीं समझा होगा। जी। तो ब्रेल पढ़ने की रुचि बहुत शुरू से मुझ में थी जी। तो इस तरह से 56, 57, 58 तक मैंने ब्रेल सीखा। ब्रेल सीखकर ब्रेल से किताबें पढ़ने का कार्यक्रम जारी रखा, परंतु अभी तक किसी स्कूल में मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। जी। तो सर, उसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन फिर बढ़ती गई, तो आपको जो अपने ब्रेल तक आपने जो स्ट्रगल किया, आपकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहा, और अडवाणी साहब का भी, जो कि हमारे फाउंडिंग फादर माने जाते हैं कम्युनिटी के। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ से हुई? और आपको, जहां तक मेरी नॉलेज है, कि आप एक बार अमेरिका से भी टीचर ट्रेनिंग करके आए, बाहर भी जाने का मौका मिला। तो ये कैसे, आपको बाहर किसने सजेस्ट किया, और आपकी क्वालिफिकेशन कैसे आगे बढ़ती गई, और क्या आपने स्ट्रगल किया उन दिनों में? सबसे बड़ी चुनौती। आप सही कह रहे हैं। मेरे फैमिली का, मेरे पेरेंट्स का, मेरी माता जी का और फादर का बहुत बड़ा योगदान रहा है मुझे आगे ले जाने में। तो 1959 में सबसे पहले, तब तक हम मथुरा आ गए थे। मथुरा में सवाल उठा कि इस लड़के को कहीं स्कूल में एडमिट कर, और लाल अडवाणी साहब के सुझाव था कि किसी ब्लाइंड स्कूल में नहीं जाना है। तो मथुरा में किसी सजग बच्चों के स्कूल में एडमिट कराने की कोशिश हुई। और वो जरा याद कीजिए, आपने चुनौतियों की बात की, सबसे पहली चुनौती तो ये आई कि कोई भी साइटेड बच्चों का स्कूल उस समय एक ब्लाइंड लड़के को एडमिट करने के लिए तैयार न हुआ। ये तब स्थिति थी जब मथुरा में हमारी एक बहुत नजदीकी संबंधी थी, हमारी मौसी थी, जो खुद एक बहुत अच्छे कॉलेज की प्रिंसिपल थी। उनके इंटरवेंशन के बावजूद भी एडमिशन सरल नहीं हो रहा था, और जाके एडमिशन संभव हुआ एक बहुत ही साधारण से स्कूल में, जिसमें सुविधाएं कुछ नहीं थी। टिन की छत हुआ करती थी,
टीचर्स बड़े साधारण और सज्जन होते थे। परंतु एक बात बता दूं यहां पर कि उस स्कूल में एडमिट करने में वहां के जो प्रधानाध्यापक थे उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने तुरंत कहा कि चलो और कोई स्कूल नहीं लेता, मेरा स्कूल जैसा भी है मैं इस लड़के को अपने स्कूल में चांस देता हूं। और वो प्रधानाध्यापक थे जो बहुत बड़े हिंदी के साहित्यकार हुए, उनका नाम था डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी। तो डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी के स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ 8th क्लास में, जुलाई 1959 में। और वहां पर फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते तो फिर खैर ऐसा हुआ कि फिर बाकी स्कूल भी मुझे बुलाने लग गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चुनौतियों का जहां तक सवाल है, उस समय ब्रेल में पाठ्य पुस्तकें बिल्कुल नहीं थी। उस समय कोई रिसोर्स रूम, कोई इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं था। तो ब्रेल में पुस्तकें बनाने के लिए हमारा एफर्ट ये होता था कि मेरी माता जी मुझे जो टेक्स्ट बुक्स थी वो ब्रेल में लिखवाती थी। मतलब अपने आप सारी टेक्स्ट बुक्स हम ब्रेल में लिखते थे और उनको पढ़ते थे। ना रीडर हुआ करता था उस जमाने में, ना टेप रिकॉर्डर होता था, और कंप्यूटर वगैरह का तो प्रश्न ही नहीं है। तो 1959 से इस तरह से खुद ब्रेल में किताबें लिख लिख कर डिक्टेशन पर पढ़ाई शुरू की। और फिर और बहुत से कार्यक्रमों में भाग लेने का भी मौका मिला, डिबेट वगैरह में। और मथुरा में ही पढ़ते पढ़ते फिर मैंने वहीं से 1968 में इंग्लिश में MA किया, वहां के एक आगरा यूनिवर्सिटी के कॉलेज से। कहना मैं ये चाहता हूं कि दो बड़ी चुनौतियां और हैं। एक तो चुनौती ये आई कि जब मैं 9th क्लास में गया तो यूपी में उस समय गणित एक अनिवार्य विषय होता था। और 1959-60 में किसी ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए गणित पढ़ना और उसमें इम्तहान देना, स्पेशली अलजेब्रा और ज्योमेट्री, बहुत बड़ी मतलब टेढ़ी खीर होती थी। एग्जैक्टली। तो हम लोगों ने अप्लाई किया यूपी बोर्ड को। यूपी बोर्ड ने परमिशन देने से, एग्जामिशन मांगा हमने, एग्जामिशन देने से यूपी बोर्ड ने इनकार कर दिया जी। जब यूपी बोर्ड ने इनकार कर दिया तो ऐसा लगा जैसे पढ़ाई लिखाई के सारे मौके या संभावनाएं अब बंद हो रही हैं। खैर यूपी के एक विख्यात पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन, लीडर की मदद से फिर यूपी बोर्ड ने अपना डिसीजन चेंज किया और 1961 से यूपी में ये प्रणाली शुरू हुई जिसमें हाई स्कूल में गणित के स्थान पर मैथमेटिक्स की जगह म्यूजिक लेने का सिस्टम चालू हुआ, जो उन दिनों से चलता रहा। मेरे ख्याल से उसके बाद बहुत वर्षों तक वो सिस्टम चलता रहा। तो एक चुनौती तो ये है, उसको पार करने की कोशिश ऐसे हुई। अदरवाइज वो ना होता तो उस जमाने में मैथमेटिक्स के कारण आगे बढ़ना मेरे लिए इम्पॉसिबल होता। दूसरी बात और आपके सामने मेंशन करना चाहता हूं ब्रेल के कॉन्टेक्स्ट में, वो ये है कि जब 1962 में मैंने 10th क्लास का एग्जामिनेशन दिया तो ऑब्वियसली राइटर से एग्जामिनेशन दिया जाता था। 8th क्लास लोअर राइटर होता था और जिस विषय में एग्जामिनेशन है उसमें 40% से ज्यादा मार्क्स नहीं होने चाहिए होते थे। वो सब कंडीशंस होती थी। वो ठीक है, वो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था से तो कठिनाई थी, पर वो चुनौती नहीं थी। चुनौती जिसका इशारा कर रहा हूं वो ये कि इंग्लिश के पेपर में दूसरे पेपर्स की तरह ही हम एक एडिशनल कॉपी लेते थे जिसमें ब्रेल में क्वेश्चंस लिख लिया करते थे। जो भी क्वेश्चन आता था पेपर को ब्रेल में लिख लेते थे और वो कॉपी अटैच कर दी जाती थी मेन आंसर बुक के साथ। तो क्या हुआ, इंग्लिश के इस पेपर में जब वो कॉपी अटैच हुई जिसमें मैंने ब्रेल में क्वेश्चन पेपर लिखा था, आंसर लिखवाए थे राइटर को, उस पे एग्जामिनेशन ये स्कूल वालों ने लिख दिया था कि दिस इज अ ब्रेल आंसर बुक। अब जिस एग्जामिनर के पास गया उसको वो ब्रेल समझ में नहीं आया। उसने देखा कि इसका पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है, ये कहीं नकल की गई है, ये ब्रेल क्या होता है, ये उभरे उभरे अक्षर क्या है। तो उसके कारण हाई स्कूल में मेरा रिजल्ट विदहोल्ड हो गया, ब्रेल न जानने की उस एग्जामिनर की इग्नोरेंस की वजह से। और फिर काफी मेहनत के बाद समझा बुझाकर वो रिजल्ट फिर अल्टीमेटली डिक्लेयर हुआ। तो ये दूसरी चुनौती थी जो शुरू में सामने आई।
तो खैर ये तो लंबी कहानी है राजन साहब, इसका टाइम ना आपके पास होगा ना आपके लिस्टनर्स के पास होगा। इस तरह से एमए तक मैंने मथुरा में पढ़ाई की और सिस्टम वही था कि जो भी किताबें होती थी वो हम लोग लिखते थे स्लेट पे। 12वीं क्लास तक आपको मैं बताना चाहता हूँ वही छोटी सी स्लेट, उसी पर हम काम करते थे, मैं काम करता था। और 12th क्लास के बाद मुझे थोड़ी सी बड़ी स्लेट जो देहरादून में बनती थी उस जमाने में, वो स्लेट मिली। एमए तक मैंने सारा काम अपना उसी स्लेट से किया। किताबें जो मिली अगर थोड़ी बहुत, तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया था, तो उसमें लंदन में एक लाइब्रेरी थी, स्टूडेंट्स लाइब्रेरी, और एक नेशनल लाइब्रेरी। इन दो लाइब्रेरी से किताबें हमें मिलती थी, परंतु वो बहुत देर में किताबें आती थी क्योंकि वो समुद्री जहाज से आती थी और आने में काफी टाइम लग जाता था। तो खैर एजुकेशन तो ठीक ठाक होती रही, अच्छे नंबर वगैरह आते रहे। अब आपने कहा कि ट्रेनिंग की थी कैसे बाहर। ट्रेनिंग की बात ऐसी है कि शुरू से मैंने ये सोचा हुआ था, खासतौर से प्रेरणा लेकर बोधराज जी से, कि मैं भी अगर ब्लाइंड बच्चों का टीचर बन सकता तो कितना अच्छा रहता। तो ब्लाइंड बच्चों के टीचर्स के बनने के लिए एक एसेंशियल कंडीशन ये थी कि ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो वो ट्रेनिंग लेने के लिए, 1 साल की ट्रेनिंग लेने के लिए मैं अमेरिका जाने का मुझे मौका मिला था, बॉस्टन के नजदीक वर्किंग स्कूल फॉर द ब्लाइंड में। उसमें मैं 1 साल की ट्रेनिंग, एमए खत्म करते ही ऐसा कुछ स्ट्रोक ऑफ गुड लक हुआ कि उसके फौरन बाद 2-3 दिन बाद मेरा इंटरव्यू था उस ट्रेनिंग में सिलेक्शन के लिए, एग्जामिनेशन खत्म होने के। तो एक खुशकिस्मती ये हुई कि एमए करने और ट्रेनिंग के बीच में ट्रांजिशन की कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई। इस ट्रेनिंग की भी आपको एक बात बता दूं कि ये ट्रेनिंग के लिए एक्सपीरियंस मांगा जाता था इंडिया से सिलेक्शन के लिए। कम से कम 3 साल का ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो एक्सपीरियंस मेरे पास था नहीं। तो बड़ी, और फिर उसमें कुछ एज वगैरह की भी कंडीशन होती थी। मेरी एज थी उस वक्त लगभग करीब 20 साल। तो पता नहीं कैसे परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होके या किसी तरह से पर्किंस के लोगों ने इसमें भी कुछ संशोधन किया मेरे केस में, और एक्सपीरियंस ना होते हुए भी, एज कम होते हुए भी, मेरा 1 साल के लिए ट्रेनिंग उस पर्किंस स्कूल में सिलेक्शन हुआ। और वहां भी जो अमेरिका गया साथियों, पहली बार देश में भी अकेले जाने का ज्यादा मौका नहीं मिलता था क्योंकि पेरेंट्स मदद करते थे, भाई बहन मदद करते थे। परंतु ऐसा हुआ कि बाहर जाने का मौका मिला तो वो भी अमेरिका डायरेक्ट, और वो भी अकेले। तो वो भी शुरू में काफी चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था। तो इस तरह से हम पहुंच गए 1969 तक 1 साल की यूएसए की ट्रेनिंग कंप्लीट करके। जी, और मैं लिसनर्स को बताऊं कि मित्तल साहब पहले BRA यानी ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के प्रिंसिपल बने, फिर ये NIBH के डायरेक्टर रहे, और बहरहाल अभी ये AICB ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। तो सर ये वाली जर्नी आपकी, प्रिंसिपल बने, आपने बताया कि आपका शौक था मैं भी टीचर बनूं, और NIBH का डायरेक्टर बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। उससे पहले शायद लाल अडवाणी जी एक पहले ब्लाइंड थे जो वहां डायरेक्टर थे। तो सर इस सफर के साथ साथ एक वहां पर भी आपको एक चैलेंज आया, आपको अपने राइट के लिए फाइट करना पड़ा। तो आपके कोई केस आपने जीता, उसमें भी आप विक्टोरियस रहे। तो उसके बारे में क्या आप लिस्टर्स के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैं 2 बातें शेयर करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि 69 में पर्किंस से ट्रेनिंग करने के बाद मैंने कहा था ट्रांजिशन में एजुकेशन से ट्रेनिंग तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर ट्रेनिंग के बाद फिर जॉब लेने तक का जो पीरियड था वो बहुत चुनौती से भरा हुआ था। आपने BRA की बात की, उससे पहले आपको 2 बातें बता दूं कि पर्किंस से ट्रेनिंग करने के बाद मुझे एक ऑफर मिला यूपी गवर्नमेंट से गोरखपुर में एक केन टीचर के रूप में काम करने का। जरा सोचिए, MA करके USA में ट्रेनिंग करके केन टीचर। खैर उसमें कोई बुराई नहीं थी केन टीचर बनने में, उस पोजीशन इटसेल्फ में देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद द पोजीशन इटसेल्फ, परंतु वो ऑफर मैंने तब नहीं लिया। फिर क्या हुआ, फिर देखिए इस तरह से दुर्भाग्य या सौभाग्य चलता है।
फिर दिल्ली में एक स्कूल सेटअप हुआ, गवर्नमेंट स्कूल फॉर द ब्लाइंड, तो महारानी बाग में उस जमाने में हुआ करता था, आजकल किंग्स कैंप में होता है। वहां पर टीचर्स की वैकेंसी थी, उसमें भी मैंने अप्लाई किया। टीचिंग वैकेंसी, वहां मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर सडनली ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में वैकेंसी निकली, उसमें मेरा इंटरव्यू हुआ, बड़ा लंबा, करीब मुझे बताया गया कि टीचर की वैकेंसी है, और उसमें करीब आधा पौना घंटा लंबा मेरा इंटरव्यू हुआ। और मैं सोचने लगा ये टीचर की वैकेंसी के लिए इतना लंबा इंटरव्यू क्यों हो रहा है। खैर इंटरव्यू के बाद मुझे बताया ये गया कि ये पोस्ट है हेडमास्टर की, नंबर 1 टीचर की नहीं है, हेडमास्टर की पोस्ट है, और साथ साथ हमारा जो टीचर ट्रेनिंग सेंटर है उसका ऑनरेरी डायरेक्टर भी तुम्हें बनना। तो इस तरह से उस इंटरव्यू के रिजल्ट से मुझे ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में पहले हेडमास्टर और फिर प्रिंसिपल बनने का मौका मिला। और उसके साथ साथ उनका जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, ब्लाइंड बच्चों के शिक्षकों को ट्रेनिंग देता था, उसका मैंने ऑनरेरी डायरेक्टर का काम भी मुझे दिया गया जी। तो वो काम मैंने किया 1985 तक। 1985 में जैसा कि आपने कहा एनआईवीएच के डायरेक्टर की पोस्ट एडवर्टाइज हुई, जिसपे क्वालिफिकेशन ये थी, ए पर्सन ऑफ एमिनेंस इन द फील्ड ऑफ ब्लाइंडनेस। खैर एमिनेंस वगैरह तो क्या थी, सब हमने अप्लाई किया, और उस पोस्ट पर वेरी सरप्राइजिंगली मेरा सिलेक्शन हो गया। और जब सिलेक्शन हो गया 1985 में, तब मैंने वहां 4 साल काम किया। काम तो 4 साल किया, आपसे चुनौतियों की बात की है, चैलेंजेस की बात की है। वहां चैलेंजेस बहुत थे, क्योंकि उस समय लाल अडवाणी साहब के अलावा इस पूरे देश में इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर कोई और ब्लाइंड पर्सन नहीं था जी। तो ये कुछ प्रेजुडिसेस, कुछ नेगेटिव एटीट्यूड्स, कुछ फीलिंग्स ऑफ जेलसी की वजह से 4 साल बाद मेरा अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनआईवीएच में डायरेक्टर का टर्मिनेट कर दिया। जो आपने कहा, फिर मुझे अपने राइट्स के लिए फाइट करना पड़ा, बहुत फाइट करना पड़ा। पहले रिप्रेजेंटेशन दिए मिनिस्ट्री को अपनी बात समझाने के लिए, उसका कोई असर नहीं हुआ। तो फिर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, और उस हाई कोर्ट में 10 साल लग गए उस केस को सेटल होने में। और अल्टीमेटली जाकर फिर ये हुआ कि ये फैसला हुआ हाई कोर्ट में, मिनिस्ट्री ने भी माना कि वो मुझे डायरेक्टर के ग्रेड में लेंगे, पिछली सारी सीनियरिटी देंगे और पूरे एरियाज देंगे। और समझौता ये हुआ कि फिर मैं एनआईवीएच के डायरेक्टर के ग्रेड में उन्हीं राइट्स और परक्विजिट्स के साथ मद्रास में जाके काम करूंगा। और इस तरह से मैंने 2008 तक मद्रास का जो एनआईवीएच का प्रोग्राम है वहां पर एज ए रीजनल डायरेक्टर काम किया। कहना मैं क्या चाहता हूँ, कहना मैं ये सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो वक्त जो था वो बहुत चैलेंजेस का था। वो उस समय कुछ किसी बड़े काम को करना, किसी सीनियर पोजीशन को अक्वायर करना और फिर होल्ड करना was very thorny। संक्षेप में कहें तो इतना ही कह सकते, कांटों से भरा बात होती थी जी। तो 2008 तक मैंने गवर्नमेंट में वहां काम किया, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ आप लोगों के साथ हूँ। जी सर, कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि जो ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड का बेसिकली आइडिया था, वो आप कोल साहब के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो आपने उनको सुजेस्ट किया था, और आपने जो एक नई चीज क्रांतिकारी लाई थी वो थी ब्लाइंड फीमेल के लिए काम करने का। आपने ये सुजेशन रखा था, और शायद उस टाइम पे आप इकलौते इंसान थे जिन्होंने ये वाला आइडिया आपके माइंड में आया और आपने इस पर वर्क करना शुरू किया। तो इसके बारे में क्या कहें? ब्लाइंड कौन क्या कहा आपने, किसके लिए? ब्लाइंड फीमेल्स के लिए ब्लाइंड फीमेल्स के दो बातें। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब मैं पर्किंस से वापस आया, पर्किंस में ही हमने वहां की नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के बारे में बहुत कुछ सुना था। वहां से आके जब मैंने बीआरए ज्वाइन किया, तब
ये देखा कि बहुत से काम जो होते थे ब्लाइंड के लिए वो अधिकतर साइटेड लोग ही करते थे। साइटेड लोग करते थे तो उसमें कोई नुकसान नहीं था, परंतु ब्लाइंड को कोई इंपॉर्टेंस या तो दी नहीं जाती थी या बहुत कम दी जाती थी। तो उस समय 1970 में मेरी मुलाकात हुई कौल साहब से, जो लगभग मेरी एज के थे और बहुत एंथुसियाज्म उनमें तब भी था, आज भी है। और हम दोनों ने मिलकर कौल साहब के घर पे पहले ये सोचा, ब्लाइंड फीमेल पर अभी आऊंगा 1 मिनट में उस संबंध में। तो हम लोगों ने ये सोचा कि एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो कुछ ब्लाइंड की अपनी ऑर्गेनाइजेशन हो, और तब सोचा गया था कि हम बनाएंगे नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड ग्रेजुएट्स, शिक्षक ब्लाइंड लोगों के बारे में। तो सबसे पहले हमने और कौल साहब ने और कुछ और दोस्तों ने मिलके जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उसका नाम था नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड ग्रेजुएट्स, जो बाद में 1-2 साल बाद बदल गया नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड में। और नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के बाद जब हमने दूसरे संस्था के बारे में सोचा, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का नाम लिया, जिसमें व्यक्तिगत सदस्यता के स्थान पर कोशिश की गई कि जो ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे, उन ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ाया जाए। तो ये कन्फेडरेशन के पीछे मेन आइडिया था। और दूसरा इसके पीछे जो बड़ा आइडिया था, जो आपने कहा, जो जेंडर इक्विटी की बात थी, इसका अंडरलाइन प्रिंसिपल ही ये था कि ब्लाइंड गर्ल्स और ब्लाइंड वुमेन के लिए जो तब तक बहुत कम काम हुआ था, उनको भी आगे लाने की कोशिश की जाए। और इसके परिणाम स्वरूप कौल साहब की भी बहुत मेहनत से 1984 में कन्फेडरेशन बनने के 4-5 साल बाद एक ऑल इंडिया ब्लाइंड वुमेन्स फोरम भी सेटअप किया गया चेन्नई में, जो एक तरह से कन्फेडरेशन के वुमेन एम्पावरमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उसका जेनेसिस था। आजकल तो खैर काफी काम हो रहा है वुमेन एम्पावरमेंट का, AICD की तरफ से भी और दूसरों की तरफ से भी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह से अगर सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, कौल साहब ने भी बहुत मेहनत, बड़ी निष्ठा, बड़ी लगन से काम किया, हमारे कुछ और छोटे से दोस्तों ने भी काम किया। उस वक्त कुछ भी नहीं था हम लोगों के पास। उस मेहनत, उस निष्ठा का परिणाम हमेशा अच्छा ही रहता है। जी, तो सर आप वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के भी ट्रेजरर हैं और एक लंबे अरसे से उनके साथ काम कर रहे हैं। तो वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन में इंडिया को रिप्रेजेंटेशन आपने दिलाई, तो आपने एक वहां पे भी, तो वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन से आपका नाता कैसे जुड़ा और क्या वहां भी कोई चैलेंजेस आया इंडिया को रिप्रेजेंट करने के मामलात में? देखिए, वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन से मेरा संबंध जुड़ा 1996 से, जब इंडिया की तरफ से ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के डेलीगेशन में मेरा नाम गया और हम लोगों ने 1996 में जो उनकी जनरल असेंबली थी वो हमने अटेंड की। वो टोरंटो में जनरल असेंबली हुई थी। तो 1996 से मेरा ये काम चलता रहा इंटरनेशनल लेवल पर। ये बढ़ते बढ़ते कई जगह उन लोगों ने मेरा काम देखा, कुछ बात रही होगी जरूर। तो जब मैं रिटायर हो रहा था गवर्नमेंट सर्विस से 2008 में, तब हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, डेनमार्क और नॉर्वे में, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में विशेष रूप से। उनमें से एक फ्रेंड ने मुझको कहा कि 2008 में वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन की जनरल असेंबली हो रही है, उसमें हम चाहते हैं कि तुम हमारे किसी टेबल ऑफिसर, जो एक मेजर ऑफिसर की पोजीशन होती है, उसके लिए इलेक्शन फाइट करो। तो ये सजेस्ट उन लोगों ने किया कि वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के ट्रेजरर के तौर पे हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम अपना नॉमिनेशन भिजवाओ। तो फॉर्चुनेटली इंडिया के 3 ऑर्गेनाइजेशंस रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन में। इन्होंने मेरे नॉमिनेशन को एग्री किया और 2008 में विदाउट एनी ऑपोजिशन यूनानिमसली मेरा इलेक्शन हुआ एज ट्रेजरर ऑफ द वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन। नाउ ये कहता चलूं कि उस समय एशियन कंट्रीज से, खासतौर से डेवलपिंग कंट्रीज से, मुझे केवल सेकंड
पर्सन होने का ये गुड फॉर्चून मिला था जो कि वर्ल्ड बैंक यूनियन में कोई ऑफिस होल्ड कर रहा था। पहले पर्सन थे जो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक यूनियन के, वो सऊदी अरेबिया से थे, और उनके बाद फिर वर्ल्ड बैंक यूनियन में 2008 में ट्रेजरर बनने का मुझे मौका मिला है। चैलेंजेस की आपने बात की है। सबसे बड़ा चैलेंज जब मेरा इलेक्शन तो हो गया था, कुछ कंट्रीज ने मुझे सपोर्ट, मैं नॉमिनेशन में भी सपोर्ट किया था, इनिशिएट उन्होंने किया था, पर बड़ा चैलेंज ये था कि लोग ये समझते थे कि डेवलपिंग कंट्रीज से ये ऑफिसर आया है ट्रेजरर बनकर, कैसे काम करेगा, क्योंकि उनका कुछ प्रेजुडिस ऐसी थी कि जो कुछ काम आगे बढ़ा सकते हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज से ही लोग बढ़ा सकते हैं, गोरे ही काम आगे बढ़ा सकते हैं अगर बोलचाल की भाषा में कहें। तब से लेकर अब तक मेरा हर तरह से कोशिश ये रही है कि हम ये एस्टैब्लिश कर सकें अपने काम से, अपने इंटरवेंशन से, कि हम जो ब्लाइंड लोग हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, वो भी किसी तरह से वी आर सेकंड टू नन, इन मेनी केसेस वी आर बेटर देन आवर फ्रेंड्स इन द सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, जिनके पास इतनी फैसिलिटीज भी हैं, उनसे भी हम किसी तरह से कम नहीं है। इसके लिए मेहनत की जरूरत पड़ी है, इसके लिए जरूरत पड़ी है कन्विक्शन की, और मैं यही बात सबके सामने बड़ी ह्यूमिलिटी से पेश करना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि हम जो डेवलपिंग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी मेहनत, अपने रिसोर्सेस, अपनी एबिलिटी से ये एस्टैब्लिश करें कि हम भी उन जैसा ही काम कर सकते हैं जैसा कि हमारे ब्लाइंड फ्रेंड्स हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज में करते हैं। जी, और मैं लिसनर्स को ये भी बताऊं कि रिसेंटली मित्तल साहब को नैब के एक प्रोग्राम मुंबई में अवार्ड आगे मैं प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाऊंगा एग्जैक्टली, अपाली वाला शायद अवार्ड से भी नवाजा गया है। सर यहाँ 2 क्वेश्चन हैं, और मैं पहले भी आप लिसनर्स को बताया था और आज भी मैं ये नो फ्लैटरिंग नो बटरिंग, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आज भी जो ए के मित्तल साहब का मुकाम है बहुत इनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तियों में अगर अपनी कम्युनिटी की बात करें तो उनमें से सबसे टॉप पर रखा जाता है। उसकी अभी एक उदाहरण मैं मित्तल साहब से ही पूछता हूं। मित्तल साहब, क्या खास है आप में जो इंडिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन भेजती है तो वो पहले आपको दिखाया जाता है, सर आप अपनी स्टैंप लगाएं, ये सही है या नहीं, अपनी विचार दें इस पे, तो उसके बाद वो भेजते हैं, वो चाहे आपके विरोधी हैं, चाहे आपके फॉलोअर हैं, वो जो तमाम लोग हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन पास होगी तो मित्तल साहब के बाद ही। तो ऐसी क्या खास चीज है आप में? ये तो आपने बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया, पर मैं अपने आप को बहुत कहना चाहता हूँ, बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि सभी को अपना फ्रेंड्स मानता हूँ। अपना विरोधी शब्द जरा रिलेटिव है। दे आर काइंड इनफ टू कम टू मी एंड सीक माई ओपिनियन। इसका बड़प्पन उनका है, मेरा नहीं है। आपने कहा क्या खास है मुझ में? खास तो भाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना है कि मैं जो भी बात कहना चाहता हूं वो साफ साफ कहना चाहता हूं, और कन्विक्शन, विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, और जहां तक हो सकता है ऑब्जेक्टिवली कहना चाहता हूं, बिना किसी तरफ प्रेजुडिस हुए वन वे और दी अदर। तो और तो कोई खास बात मुझे लगती नहीं है, परंतु सिर्फ ये है, और भी कई लोग ऐसा ही करते हैं, और मेरे यंग साथी भी आजकल बहुत सा ओपिनियंस देते हैं बहुत सी चीजों पर, जो बड़ा वेलकम डेवलपमेंट है। और इसी तरह की बातें अगर हम बातें कन्विक्शन से, ऑब्जेक्टिवली और फ्रैंकली, विदाउट फियर और फेवर अपनी बात कहते रहेंगे तो हमारी बात का रिकॉग्निशन हमेशा ज्यादा होता रहेगा। जी सर, 2 अहम मुद्दे हैं अभी। एक तो आरपीडी बिल चल रहा है, तो उसके ऊपर आपके विचार लेने बहुत जरूरी है। तो दूसरा सवाल ये है कि जैसे आप लोगों ने बहुत काम किया है, कोल साहब हैं, आप हैं, रोमटा साहब हैं, अडवाणी साहब हैं, तमाम लोगों ने क्रांति लाई है इंडिया में। बहुत उस टाइम के बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम लूं तो पूरा प्रोग्राम निकल जाएगा। तो लेकिन अब कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न हो रहे हैं जो सोसाइटी में, क्या आप मानते हैं कि नेगेटिव, जहां ये स्वाभाविक है कि जब ऑर्गेनाइजेशंस होंगी तो कुछ इश्यूज चलते रहेंगे, कैसे देखते हैं दोनों? आरपीडी बिल पर आपके विचार, और अभी जो रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में चल रहे हैं, तो उसको कैसे देखते हैं?
देखिए, आरपीडी बिल का बात आपने उठाया, सबसे पहले इसकी बात कर लें। आरपीडी बिल जो बना है और उस पर जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशंस आए हैं, उन दोनों को जोड़कर अगर देखा जाए तो कुछ थोड़ी सी बातों को छोड़ दें तो ये बिल अपने आप में जितना बैलेंस्ड हो सकता है उतना ये बैलेंस्ड है और बहुत अंशों तक हमारी अपेक्षाओं को, हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने वाला है। Let us at the same time also state very clearly कि कोई भी लेजिस्लेशन परफेक्ट नहीं होता है। एग्जैक्टली परफेक्ट दुनिया में कुछ भी नहीं होता, लेट अलोन लेजिस्लेशन। तो अब सवाल, अब बात ये आ गई है कि काफी चर्चा, आप जानते हैं 2010 में ये कमेटी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, इस बिल को बनाने के लिए। 2010 से करीब 25-30 कंसल्टेशंस हो चुके हैं। आज 2015 आ गया है, बहुत नया शेप इस बिल को अब मिल गया है। अब मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस बिल को अब पास किया जाना चाहिए। एक उसमें वो एडिशन जरूर होना चाहिए जो हमारे कुछ ग्रुप्स ने कहा है कि गर्ल्स एंड वुमेन विद डिसेबिलिटीज पर एक सेपरेट सेक्शन होना चाहिए। वो सेपरेट सेक्शन बनाकर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने मिनिस्ट्री में भेजा हुआ है, वो उस बिल में इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए। नंबर 2, उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन पर जो जोर दिया गया है, उस इंक्लूसिव एजुकेशन से हमारा कोई विरोध नहीं है, पर उस बिल में इस बात को बहुत क्लियरली स्टेट किया जाना चाहिए, और ये बात स्टैंडिंग कमेटी ने भी मानी है, ये क्लियरली स्टेट किया जाना चाहिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल स्कूल्स में आइदर और का सवाल नहीं है। स्पेशल स्कूल्स भी चलने चाहिए और इंक्लूसिव एजुकेशन भी होनी चाहिए, और इंक्लूसिव एजुकेशन हो तो वो उच्च कोटि की क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसी स्पेशल स्कूल्स भी होनी चाहिए। और थर्डली, बहुत हम लोगों ने जोर लगाया, हम सब ने जोर लगाया, किंतु वो हो नहीं पाया है। वो अब हम फिर भी कहते हैं कि जो नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशंस बन रहे हैं, उनका चेयरमैन पर्सन विद डिसेबिलिटी ही होना चाहिए था, जो ना तो बिल में रखा गया है, ना स्टैंडिंग कमेटी ने इस बात पर पूरा ध्यान शायद वो नहीं दे पाए। ये कह दिया गया कि 3 में से बाकी 2 मेंबर्स डिसेबल्ड हो जाएं, वो बात नहीं बनती। कमीशन का चेयरपर्सन भी पर्सन विद डिसेबल्ड ही होना चाहिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी ही होना चाहिए। ये 2-3 बातें अगर इनकॉर्पोरेट हो जाएं तो आई वुड पर्सनली फील कि दिस इज ए वेरी गुड बिल। जो कुछ रह गया है, जब इस पर रूल्स बनेंगे, उन रूल्स में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। दूसरा सवाल आपका कि ऑर्गेनाइजेशंस में कंफ्लिक्ट होता है। भाई, अगर बोलचाल की भाषा में कहूं तो जब बर्तन होते हैं तो खटकते तो हैं ही। और दूसरे, ऑन अ मोर सीरियस नोट, कंफ्लिक्ट अगर कंस्ट्रक्टिव है, अलग अलग विचारों का अपना महत्व है, हर किसी को डेमोक्रेसी में अपने विचार रखने का बेसिक राइट है। अगर वो विचार हमारे कॉमन कॉज को आगे बढ़ाने के लिए हैं, हमसे भिन्न भी हैं, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। परंतु ये अगर विचार हैं एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को नीचा दिखाने के लिए, तब सटनली वो कन्फ्लिक्ट डिजायरेबल नहीं। जी सर, अब क्या आपको रिसेंटली लगता है कि हमें किस फील्ड में काम नहीं हो रहा है वहां काम करने की जरूरत है? अब सोसाइटी में एक आपका दौर था जब बहुत जरूरत थी चीजों की और आप लोगों ने स्ट्रगल किया तो उन चीजों पर ओवरकम किया ना। अब क्या जरूरत है सोसाइटी में? यंगस्टर का क्या रोल देखते हैं आप? तो किस तरह, और आज अगर मैं ज्यादातर लोगों से बात करता हूं तो बेसिकली एजुकेशन की रहती है बात, लेकिन बावजूद इसके कुछ यंगस्टर हैं, अगर मैं कहूं 60% जो मेरे से बात होती है, तो वो मैट्रिमोनियल को लेके बहुत परेशान हैं। तो क्या ये मैट्रिमोनियल को लेके, मैट्रिमोनियल जी, तो यंगस्टर का रोल कैसे देखते हैं? मैट्रिमोनियल क्या एक बड़ा इशू है एजुकेशन के अगर कंपेयर करें तो कैसे देखते हैं? अब क्या रोल देखते हैं यंगस्टर का? देखिए, हमारा जमाना तो बीत गया है, अब तो वक्त जो है वो यंगस्टर्स का ही है। 2 बातें हैं।
पहली बात खुशी की है, और वो ये है कि अब यंगस्टर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने आप को बहुत फ्रीली एक्सप्रेस कर रहे हैं। उनके लिए फैसिलिटीज भी आजकल हमारे मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा हैं। वैसे तो ये परंपरा है कि हर कोई कहता है कि हमें बहुत कम फैसिलिटीज हैं, हमसे आगे वालों को ज्यादा मिलती रही है, बट दिस इज अ फैक्ट। तो ये खुशी की बात है कि यंगस्टर्स आगे भी आ रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। कहाँ नहीं आ रहे हैं उसकी अभी बात करूंगा। ब्लाइंडनेस से बाहर, ब्लाइंडनेस सेक्टर से बाहर बहुत से हमारे यंगस्टर्स जा रहे हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं सेंट्रल पब्लिक सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज में एक दो ही सही, पर हमारे ब्लाइंड फ्रेंड्स अब आ रहे हैं। एक रिसेंटली केस सुना था इंडियन फॉरेन सर्विस में जी, एक लड़की आ रही है, बीनो जफीन जी। ये तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। हम आपको अपना इंस्टेंस दे दें, 1968 में जब एमए कर रहे थे, जब कभी सोचते भी थे कि क्या हम कभी सेंट्रल सर्विसेज में जा पाएंगे, कभी अपने फादर के सामने रखते भी थे, उनके आंख में आंसू आ जाते थे, हमारे आंख में आंसू होते ही होते थे। तो दिस वाज, वन कुड नॉट इवन ड्रीम ऑफ सच पोजीशंस जो आज हो रही हैं जी। तो ये तो बहुत वेलकम बात है, और इसमें हम ये चाहते हैं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो आज फैसिलिटीज हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाकर अपनी पोटेंशियल को जितना ज्यादा डेवलप कर सकें, अपनी पोटेंशियल को उतना ज्यादा वो डेवलप करें, जिससे कि वो सबके सामने ठोक बजाकर कह सकें कि हम जो आगे आए हैं किसी की मेहरबानी से नहीं आए हैं, किसी की गलत सहायता से नहीं आए हैं, बल्कि अपनी मेहनत, अपने आत्मविश्वास और अपने एफर्ट से ही हमने सफलताएं प्राप्त। तो ये तो भाई यंगस्टर्स का जमाना है, उनको आगे आना चाहिए, जो एक खुशी की बात है। दूसरी बात ये है हाउएवर कि हम अब ये देख रहे हैं जरा कि डिसेबिलिटी सेक्टर में लीडरशिप पोजीशंस में जो यूथ ऑफ द कंट्री है, डिसेबिलिटी सेक्टर की बात ना करूं तो विजुअल इम्पेयरमेंट की पर्टिकुलरली, यूथ ऑफ द कंट्री उस हद तक आगे शायद नहीं आ रहा है, या शायद इंटरेस्ट नहीं है जो हमारे टाइम पर हुआ करता था। सोशल मीडिया में तो डिसेबिलिटी पर काफी ओपिनियंस मिल जाते हैं, परंतु डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में आके निस्वार्थ भाव से और कठिन परिश्रम से काम करना, अपनी कोई जॉब होल्ड करते हुए भी, वो स्पिरिट अगर हमारे यंगस्टर्स में और आ जाए तो हम इस अपने डिसेबिलिटी सेक्टर को दुनिया के कॉम्परेबल सेक्टर्स में कहीं ज्यादा आगे ले जा पाएंगे। और यही हमारी एक्सपेक्टेशन है आज के हमारे यंग लोगों से, जिनमें बहुत पोटेंशियल है। थोड़ा डिसेबिलिटी सेक्टर पर भी अपना ध्यान दें और अपना ध्यान के साथ साथ टाइम भी दें। जी, मैट्रिमोनियल पे कुछ कहेंगे आप, जो चिंता है? सॉरी, मैट्रिमोनियल भाई, मैट्रिमनी की तो बात ऐसी है कि हम तो अपने टाइम की बात कर सकते हैं। अपने हमारे टाइम पर मैरिज ब्लाइंड की, साइटेड के साथ, तो समझो बस कोई 8वां 9वां आश्चर्य ही होता था, चमत्कार ही होता था, बहुत मुश्किल था। पर हैप्पीली, अगर अभी ब्लाइंड और साइटेड की बात कर रहा हूं, हैप्पीली आज वो स्थिति बहुत बदल गई है। हमारे टाइम पर अरेंज्ड मैरिज सोचना भी मुश्किल था, आज हम देख रहे हैं अरेंज्ड मैरिजेस हो रही है बिटवीन ब्लाइंड एंड साइटेड। तो अगेन देयर इज अ चेंज हियर विच इज वेरी वेलकम। बट एक बात जरूर कहनी है कि मैरिज बड़ा पर्सनल मामला है। मैरिजेस, मैट्रिमनी के मामले में डिफिकल्टीज अभी भी हैं, पर वन शुड बी एक्सट्रीमली कॉशियस। One should not let one be swayed by mere emotion. केवल इमोशन के अंदर आकर मैरिज की बात आगे बढ़ाना जरा कई बार डेंजरस हो जाता है जी। तो इसलिए मैरिज अभी भी इश्यू है, सबके लिए इश्यू है भाई। वो कहते हैं मैरिज तो गैम्बल होता है, सभी के लिए गैम्बल होता है जी। अच्छा, हमें
अब स्थितियां बहुत बदल गई हैं। कई लोग पूछते हैं कि आप ब्लाइंड और ब्लाइंड की शादी सपोर्ट करते हो या नहीं। मेरा हमेशा कहना यह है कि सपोर्ट करना या ना करने का सवाल नहीं। ब्लाइंड तो भाई मैरिज इज अ पर्सनल चॉइस, इज अ पर्सनल मैटर। जिसको जिस तरह से ठीक लगता है उस तरह से करना चाहिए। केवल इतनी बात सोच लें कि इमोशन नहीं बल्कि रियलिज्म गाइडिंग फैक्टर होना चाहिए। जी सर, हमने आपका बहुत समय लिया है और कुछ बातें जो लिसनर्स की हैं वो इस एक मुलाकात के खास रहती हैं, क्योंकि आपका ये बड़प्पन है कि आप हमें कहते हैं कि हम आप जैसे हैं, लेकिन हम लोग आप रोल मॉडल हैं, तो ख्वाहिश रहती है हमेशा अपने सेलिब्रिटीज के बारे में जानने की। तो मित्तल साहब, आपके शौक क्या है, हॉबीज क्या है आपकी? मेरी हॉबीज बहुत शुरू से करंट अफेयर्स को फॉलो करना, स्पोर्ट्स को खेलता तो मैं कोई स्पोर्ट नहीं हूं। किसी जमाने में चेस खेलता था जो अडवाणी साहब ने दी थी, फिर कुछ और इंडोर गेम्स खेलता था, और रीडिंग। यही 3-4 मेरी मेन हॉबीज हैं। और अब तो क्या बताएं, अपने साथियों के साथ काम करना वो एक हॉबी भी है और अब वो एक तरह का ऑब्सेशन भी है। जी, आपकी कोई फेवरेट डिश? फेवरेट डिश तो साहब जो अच्छी बने वही फेवरेट डिश है। बाकी अगर कहीं चॉइस हो तो इटालियन पिज्जा इज वंडरफुल। जी, कोई बॉलीवुड स्टार? कोई बॉलीवुड स्टार? बॉलीवुड स्टार अब तो बॉलीवुड को इतना नहीं फॉलो करता रहे, जब क्योंकि आजकल तो जरा बॉलीवुड का ट्रेंड ही कुछ और हो गया है। एक जमाने में जब बॉलीवुड सचमुच मीनिंगफुल होता था, जब कुछ स्टोरी एलिमेंट होता था, उस जमाने में अशोक कुमार, मीना कुमारी और फिर जरा नसीरुद्दीन शाह, वो सिर्फ इसलिए भी क्योंकि उन्होंने जो हम सबसे बहुत क्लोजली कनेक्टेड फिल्म थी स्पर्श, जिसमें थोड़ा बहुत मेरा भी कंट्रीब्यूशन था, थोड़ा बहुत, उस स्पर्श फिल्म के वो हीरो थे। तो वो भी उनकी फिल्म्स, जब मैं इन फिल्म वॉच करने में इंटरेस्ट लेता था, तब नसीरुद्दीन शाह साहब की फिल्म्स भी मुझे बहुत इंटरेस्ट करती हैं। कोई एक रोल मॉडल अगर आपने अपनी लाइफ में देखा हो तो वो रोल मॉडल कौन होगा? दो थे सर जी। अनफॉर्चुनेटली अब दोनों नहीं है जी। एक सोशल सेक्टर में उनकी सोशल स्किल्स इमेंस, वो थे नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड बॉम्बे में श्री सुरेश आहूजा, जी, वॉज माई रोल मॉडल इन द सोशल सेक्टर, विच मीन्स बातचीत करने में, सोशल स्किल्स में एटसेट्रा। और प्रोफेशनल लेवल पर मेरे रोल मॉडल ऑब्वियसली थे लाल अडवाणी साहब। क्या स्किल थी उनको, उनके सामने पास चले जाओ और कहो लाल अडवाणी साहब जरा लिखवा दो इस टॉपिक पर, तो बिना रुके अडवाणी साहब लिखवाना शुरू कर देते थे और कुछ ही समय में पूरा डिक्टेशन कंप्लीट कर देते थे। स्पॉन्टेनियस थिंकिंग जो उनकी थी वो वर्थ जितनी तारीफ करें उतनी कम थी। और सुरेश आहूजा साहब की जो स्किल्स थी सोशली, वो अपने आप में बहुत आगे थी। जी, तो सर जाते जाते आप लिसनर्स को क्या मैसेज देंगे? और क्योंकि एक बेहद इम्पोर्टेंट सवाल है और पीडब्ल्यूडी एक्ट को भी 20 साल होने वाले हैं, तो पीडब्ल्यूडी एक्ट ने हमें क्या दिया है और साथ ही साथ आज के यंगस्टर को आपका पैगाम? देखिए, पीडब्ल्यूडी एक्ट में अपनी बहुत सी कमियां हैं, पर उसके बाद भी बहुत कुछ पीडब्ल्यूडी एक्ट ने दिया। एक्ट, लेट मी क्लैरिफाई, कोई एक्ट इन इटसेल्फ हमें कुछ नहीं देता। एक्ट केवल हमें एक तरह का बेसिस प्रोवाइड करता है। उस पीडब्ल्यूडी एक्ट के प्रोविजंस पर जो जुडिशियल इंटरवेंशंस हुए हैं, जो एफर्ट्स किए गए हैं डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने उस बिल को उस डिसेबिलिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, उसके बहुत दूरगामी, बहुत फार रीचिंग फेवरेबल इम्प्लीकेशंस हुए हैं। बहुत कुछ दिया है जो आजकल एम्प्लॉयमेंट के नए नए अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। मैं तो कहता हूं वो बहुत कुछ पीडब्ल्यूडी के जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 33 ऑनवर्ड्स, और उस पर जो एक्शन लिया गया है,
जो एडवोकेसी की गई है उस सब का बहुत नतीजा है कि आज बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आ रही हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट की वजह से। कमियां उसमें भी थी, बट एज आई सेड, कोई लेजिस्लेशन फॉर दैट मैटर दुनिया में कोई भी चीज इन इटसेल्फ परफेक्ट नहीं होती। यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज, पता नहीं मैं मैसेज देने की स्थिति में हूं भी या नहीं, परंतु कुछ बातें मैं पहले कह चुका हूं। 2 बातों से फिर आपकी इस चर्चा को अगर आप इजाजत दें तो कंक्लूड करना चाहता हूं। वो ये कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वही हमारे आगे की एक्सपेक्टेशंस हैं। दे आर आवर होप्स एंड आवर फ्यूचर। अगर यंगस्टर्स अपनी पोटेंशियल को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करेंगे तो मुझे और भी बहुत लोगों को जिनको विदेशों में भी जाने का काफी मौका मिलता है, हम बिना किसी हेजिटेशन से कह सकते हैं कि बहुत जल्दी हमारा कंट्री ब्लाइंडनेस सेक्टर में इंटरनेशनली ऑन टॉप होगा। हमारे यंगस्टर्स में इतनी एबिलिटी है। मेरा मैसेज केवल 2फोल्ड है। नंबर 1, कभी ये ना सोचें कि हम टॉप पर पहुंच गए हैं, हमने वो सब अचीव कर लिया है जो हमें करना चाहिए। देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। और नंबर 2, आप सब में बहुत पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को डेवलप करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और कभी किसी को ये चांस न दीजिए कि वो कहें कि ये लोग आगे आए हैं किसी और कारण से। आप सब आगे बढ़े हैं अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से, अपनी निष्ठा से, अपनी लगन से। इसी को जारी रखिए और इस देश का फ्यूचर और ब्लाइंडनेस सेक्टर का फ्यूचर आप सब पर ही डिपेंड करता है। जी, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हमारे साथ बात कर रही थी आज की हमारी बेहद खास अहम पर्सनैलिटी, जिन्होंने तमाम सब्जेक्ट्स पर अपनी राय बताई, अपनी लाइफ के बारे में बताया, हमें कीमती समय दिया। सर, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत मजा आया होगा आज की इंटरव्यू में और लिसनर्स को बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा और भविष्य में भी आप इसी तरह हमारे साथ कोऑपरेट करते रहेंगे, अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझे करते रहेंगे। बहरहाल आज की इंटरव्यू में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिसनर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद।